I developed a hate for her and my father, for both my parents, because being unavailable and growing up and just everything being different and people treating me different and getting pity love and I think because of that I started hating them. I didn't want to be associated with them. ये हैं प्रतीक स्मिता पाटिल, जो अब से कुछ समय पहले तक प्रतीक बब्बर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन पिता से बेहिसाब नफरत की वजह से इन्होंने अपने नाम के आगे से उनका सरनेम खुरचकर हटा दिया और मां के नाम को अपना सरनेम बना लिया, जो इंडियन रिग्रेसिव पेट्रियार्कल सोसाइटी में कम ही देखने को मिलता है। ना मैं बाप का हूँ, ना मैं माँ का हूँ, मैं खुद का हूँ। I have now embraced my mother's name fully. I am now called Prateik Smita Patil. माँ बाप के घटिया लाइफ डिसीजंस की वजह से इनका बचपन बर्बाद हो गया। ये कई बीमारियों के शिकार हो गए, कम उम्र में ही नशीली दवाइयों के एडिक्ट बन गए, रिहैब सेंटर में लंबा वक्त गुजारा और बड़े होने पर भी उसका ऐसा असर रहा कि इनकी शादी टूट गई और करियर भी तबाह हो गया। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक दमदार अभिनेत्री और फेमस अभिनेता और राजनेता के बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों दोनों ने अपनी ही संतान को ऐसे दिन देखने पर मजबूर कर दिया जिसकी तपिश में ये हमेशा जलते रहे? और फिर कैसे इस बेटे ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ करने का फैसला लिया और आज ये इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रहे हैं? और मुझे खुशी है कि इसने खुद इन बातों को रिवील किया। जो पहले करता था वो सब मैंने छोड़ दिया है और उसकी वजह से आज इसकी इंडस्ट्री में इज्जत है और ये अच्छा काम भी करने वाला। तो आज के अपने इस एपिसोड में हम पेरेंट्स चाइल्ड के इस कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते, माँ बाप की गलतियों और इससे जुड़े तमाम इंसिडेंट्स की डिटेल में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। मत जा रे। अब यहाँ मन नहीं मान। वहां जाके कौन सा आकाश नाप लेगा तू? मजूरी तुझे यहाँ भी करनी है, वहां भी करनी है। ये थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद शानदार फेमस एक्ट्रेस स्मिता पाटिल, जिन्होंने उस दौर में वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों में स्ट्रॉन्ग किरदारों को निभाकर खुद की पहचान बनाई, जब ज्यादातर हीरोइनें फिल्मों में सिर्फ लटके झटके और हुस्न के जलवे दिखाया करती थीं। सुहाग का मतलब सिर्फ पति का दिया हुआ सिंदूर, जेवर लत्ता और घर बार नहीं होता कबीर साहब। उसका मतलब होता है पति पत्नी के बीच का प्यार। ये एक मजी हुई कलाकार थी जो अपने सांवले रंग और गंभीर व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। मैं अपना जिस्म नहीं बेचना चाहती थी, आपने मुझे खरीद लिया। आप बिजनेसमैन थे, आदमी थे और आज शाकिर अली खान के चमचे। इन्होंने कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ लीक से हटकर पैरेलल फिल्मों में भी जबरदस्त काम किया, जिनमें किरदारों के मुताबिक बिना मेकअप, बिना स्टाइलिश आउटफिट के नजर आई, फिर भी उस दौर की सभी ग्लैमरस हीरोइनों पर भारी पड़ी और ढेरों अवार्ड्स भी अपने नाम किए। पूजा, मैं थक गई हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन इसे डरा डरा कर मुझसे बदला मत लो। तो दूसरी तरफ थे राज बब्बर, जो मेनली कमर्शियल फिल्मों के लिए जाने जाते थे, लेकिन हीरो से लेकर विलन तक हर किरदार में फिट नजर आते। शादी तो तुमने शरीयत की रस्म पूरी करने के लिए की थी और फिर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि औरत अपने पहले प्यार को कभी नहीं भुला पाती। राज बब्बर ने भी दर्जनों हिट फिल्में दी, अपने दौर के फेमस एक्टर्स में शामिल रहे, साथ ही आगे चलकर एक चर्चित पॉलिटिशियन भी बने। देखो, दंगे फसाद होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? यू आर ए पुलिस ऑफिसर, बिहेव लाइक ए पुलिस ऑफिसर। लेकिन फिर क्यों महिला उत्थान के लिए काम करने वाली फेमिनिस्ट एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने एक औरत की गृहस्थी उजाड़ दी, उनके पति की दूसरी औरत बनकर रही और फिर जब अपने नाजायज रिश्ते से एक बच्चे को जन्म दिया और दुनिया छोड़कर चली गईं, तो उस बच्चे को हर कदम पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। देखो पूजा, मेरी और इंदर की शादी होने वाली है। किसी दूसरी औरत के मर्द के पास कैसे जा सकती हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों स्मिता की डेथ के बाद राज बब्बर ने भी अपने बेटे को नहीं अपनाया और अपनी पहली वाइफ के पास चले गए, जिसके बाद बच्चे के नाना नानी ने उसकी परवरिश का पूरा जिम्मा उठाया। चांदनी हमेशा के लिए बुझ गई है,
हमेशा के लिए पिछड़ गई है। जानती बूझती नहीं, कभी कभी घने बादलों में गुम जरूर हो जाती है। तो हुआ ये कि जब स्मिता पाटिल और राज बब्बर दोनों ही अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, तभी इन दोनों ने शिशिर मिश्रा की फिल्म भीगी पलके में साथ काम किया, जो 1982 में रिलीज हुई थी। और इसी की शूटिंग के दौरान दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। इसी फिल्म की शूटिंग से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और इन्होंने और भी कई फिल्में साथ में साइन कर लीं, जिनमें 1981 में तजुर्बा, 1984 में आज की आवाज और हम दो हमारे दो और 1987 में आवाम जैसी फिल्में शामिल रहीं। ये रात ये बरसात ये तन्हाई। इसी दौरान धीरे धीरे राज बब्बर और स्मिता पाटिल करीब आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तब राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। उसमें भी आयरनी ये कि राज बब्बर ने साल 1975 में करीब 23 साल की उम्र में एक मुस्लिम लड़की नादिरा से लव मैरिज की थी, जिनसे इनकी मुलाकात 1971 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई थी। नादिरा एनएसडी से गोल्ड मेडलिस्ट थीं, जो आगे स्कॉलरशिप से जर्मनी पढ़ने गई थीं। आगे वो जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट, एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी बनी। लेकिन अलग धर्म होने की वजह से उन्होंने अपने परिवार और मजहब के खिलाफ जाकर राज बब्बर से शादी रचाई थी और सबका विरोध झेला था। तब राज बब्बर की फैमिली ने उन्हें धर्म बदलने और अपना नाम निर्मला रखने के लिए प्रेशर भी डाला था। लेकिन राज बब्बर ने खुद तब अपनी पत्नी का साथ दिया था और दोनों के इश्क के खूब चर्चे भी हुआ करते थे। 5 साल में इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए। 1979 में जूही बब्बर और 1981 में आर्यन बब्बर का जन्म हुआ। सब कुछ जैसे पिक्चर परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तभी शादी के कुछ ही साल बाद राज बब्बर का किसी और के प्यार में गिरफ्तार हो जाना किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। ये जरूरी है कि हर बात का फैसला खुद ही किया जाए? कुछ फैसले वक्त पर नहीं छोड़े जा सकते? वक्त पर भरोसा करके उम्मीद कमजोर नहीं पड़ जाती। वक्त के साथ साथ बदलता भी तो बहुत कुछ है। कुछ करीबी बताते हैं कि तब राज बब्बर, नादिरा बब्बर और स्मिता पाटिल तीनों की ही फैमिली ने इन्हें समझाने बुझाने की काफी कोशिशें की। लेकिन प्यार के दावे करने वाले ये दोनों ज़हीन कलाकार जैसे सब कुछ भूल गए थे। इन्होंने किसी की नहीं सुनी और तमाम रिश्ते नातों को दरकिनार करके लिव इन में रहने लगे। जाहिर है इससे राज बब्बर की धर्मपत्नी नादिरा को गहरा धक्का लगा, क्योंकि तब उनके दोनों बच्चे काफी छोटे थे। आर्यन बब्बर की उम्र तो तब महज 1-2 साल की ही रही होगी। वहीं स्मिता पाटिल की मां भी इस रिश्ते के खिलाफ थीं। राज की पत्नी ने स्मिता पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया और हर जगह स्मिता पाटिल और राज बब्बर की इस हरकत को लेकर कड़ी आलोचना होने लगी। पर बताते हैं कि वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों में झंडा बुलंद करने वाली, महिला उत्थान के लिए काम करने वाली और अपने कड़े उसूलों के लिए जानी जाने वाली स्मिता पाटिल तब सब कुछ भूल गईं और राज बब्बर की दूसरी औरत बनकर उनके साथ रहने लगीं। तब अखबारों से लेकर फिल्मी मैगजीन्स सब इनकी तस्वीरों और खबरों से पटे रहते। वो इनके लिए कभी मिस्ट्रेस शब्द का प्रयोग करते, तो कभी दूसरी औरत, तो कभी होम ब्रेकर। तो कुछ ने स्मिता पाटिल को दोहरे चरित्र की महिला करार दिया, जिनकी कथनी करने में बहुत फर्क था और ये खुलेआम एक महिला की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही थीं। उनके बच्चों को पिता से दूर कर रही थीं। साथ में राज बब्बर से भी खूब सवाल पूछे जाते। लेकिन 1984-85 के आसपास जब स्मिता पाटिल ने राज बब्बर पर शादी के लिए प्रेशर डालना शुरू किया, तो राज पलट गए और कहा कि वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ सकते। शायद वो दोनों तरफ मजे लेने के मूड में थे। लेकिन मुझसे मेरी मंजिल तो न छीनो, प्लीज। लेकिन इससे स्मिता पाटिल के साथ उनके झगड़े होने लगे। ये वो वक्त था जब स्मिता की जिंदगी में भारी भूचाल चल रहा था। उनकी अपनी फैमिली, उनके फ्रेंड्स सब उन्हें जज कर रहे थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो राज बब्बर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पूजा, मैंने जानबूझकर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा। मैं इंदर को चाहती थी, तुम्हारे पति को नहीं। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, तुम्हारा घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। बताया जाता है कि पत्नी से बिना डिवोर्स लिए 1985 में राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से शादी कर ली। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी इलीगल थी, जिसकी कोई वैल्यू या कानूनी मान्यता नहीं थी।
अब इन्होंने धर्मेंद्र हेमा मालिनी की तरह अपना मजहब बदलकर निकाह किया था या यूं ही मंदिर वगैरह में औपचारिकता के लिए शादी कर ली थी, ये तो ठीक से पता नहीं, लेकिन दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। इसी में सबको और ताज्जुब हुआ जब 1986 में स्मिता पाटिल प्रेग्नेंट हो गयीं और अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। 28 नवंबर 1986 को प्रतीक का जन्म हुआ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक तब तक स्मिता पाटिल ने राज बब्बर के साथ अपने इस रिश्ते की वजह से इतना कुछ झेल लिया था कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उनसे अलग होने का मन बना रही थीं। क्योंकि एक तो राज बब्बर अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता को कानूनन अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे थे, तो वहीं दुनिया के सवालों और इल्जामों से भी वो तंग आ चुकी थीं। इस तरह राज और स्मिता के रिश्तों में तब तक खटास काफी बढ़ चुकी थी। तब के कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि धीरे धीरे स्मिता को अपने इस नाजायज रिश्ते के फ्यूचर का एहसास भी होने लगा था। वो तब शूटिंग पर हमेशा उदास और गुमसुम नजर आने लगी थीं, जबकि पहले सबको खूब हंसाया करती और काफी नॉर्मल रहती थीं। इसलिए स्मिता अब अपने बच्चे के साथ अकेले जीना चाहती थीं, मदरहुड को एंजॉय करना चाहती थीं और जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहती थीं। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे को जन्म देने के बाद 12-13 दिन बाद ही उनके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया और प्यूरपेरल सेप्सिस नामक बीमारी की वजह से स्मिता की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अपना चेकअप करवा लो प्लीज। अच्छा बाबा। तब राज बब्बर ने उनकी कितनी देखभाल की ये तो पता नहीं, क्योंकि वो ज्यादातर शूटिंग में ही बिजी रहते, लेकिन स्मिता की मम्मी लगातार उनके साथ खड़ी रहीं। भले स्मिता ने उनकी बात माने बिना राज बब्बर से शादी की थी और उन्हें हर्ट किया था, लेकिन इस एक इंसिडेंट के अलावा उन्होंने हमेशा अपने माता पिता की एक अच्छी संतान होने का फर्ज निभाया था और अपने काम से भी उनका सिर गर्व से ऊंचा रखा था। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मंत्री रहे इनके पापा शिवाजी राव गिरधर पाटिल और सोशल वर्कर रही इनकी मम्मी विद्या पाटिल, दोनों ने बेटी की गलतियों को भुलाकर इनकी बीमारी में और बच्चे को संभालने में इनका भरपूर साथ दिया। स्मिता को मुंबई के जसलोक अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन वहां कोई दवा, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आई और 13 दिसंबर 1986 को सिर्फ 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल की मौत हो गई और वो अपने 15 दिन के मासूम बच्चे को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गईं। स्मिता की मौत के बाद राज बब्बर ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने खूब तिकड़मबाजियां की और अपनी धर्मपत्नी नादिरा से समझौता कर लिया, उनसे माफी मांगी और बच्चों का वास्ता देकर अपनी फैमिली के पास वापस लौट गए, जैसे कोई पॉलिटिशियन रंग बदलने के लिए जाना जाता है। बताते हैं कि इसके बाद राज और स्मिता के अनाथ मासूम बच्चे प्रतीक की जिम्मेदारी संभाली स्मिता के माता पिता ने और उसे अपने साथ ले गए। कुछ रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि राज बब्बर ने बच्चे की कस्टडी लेने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने प्रतीक की कस्टडी उनके नाना नानी को दे दी थी, जिनसे राज बब्बर बाद में मिलने जाया करते थे। तो प्रतीक धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता माँ बाप की पूरी दास्तान उन्हें पता चली और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कोई भी माँ जीते जी बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल उनका बेटा उनसे नफरत करने लगा। वो माँ बाप के नाम से भी भड़क उठता था, तो वहीं उसके नाना नानी उसे माँ के लिए समझाते रहते थे, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होता। I developed a hate for her and my father, for both my parents, because them being unavailable and growing up and just everything being different and काफी समय तक प्रतीक अपनी माँ के बारे में बात करने से भी कतराते थे। यहाँ तक कि बताते हैं कि काफी बड़े होने तक इन्होंने कभी अपनी माँ की कोई फिल्म भी नहीं देखी और एक अजीब से ट्रॉमा में जाने लगे। I mean, listen, also if you talk about it very generically. Yeah, very generically, surface level. It's surface level. In our teens, whether we've had trauma or not trauma, we hate our parents. Yeah, because whenever they stop us from doing anything, or It's anyone just who that stops us from doing anything. And literally, it's that and the emotions. खैर, काफी वक्त बाद अपने नाना नानी के समझाने पर प्रतीक का अपनी माँ को लेकर नजरिया बदला, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने पिता राज बब्बर से दूरी बनाए रखी। वो कभी कभी उनसे मिला जरूर करते थे, लेकिन दूरियों को पाटना इतना आसान नहीं था। साथ ही इन्हीं सब कारणों से
बचपन में उन्हें कुछ बीमारियां भी हो गईं। ADHD, have to just putting it out there. I was diagnosed with child ADHD that was never treated, and then now I have adult ADHD that I am treating. कभी इन्हें अपने स्कूल में बच्चों द्वारा बुली होना पड़ा तो कभी अकेलेपन से जूझना पड़ा। वहीं कई तरह के परेशानियों से लड़ते हुए इन्होंने बेहद छोटी उम्र में ही नशीली दवाइयों का सेवन करना भी शुरू कर दिया और जब नाना नानी को इस बारे में पता चला तो इन्हें रिहैब में रहने को भेज दिया गया। Alcohol and substance abuse again. I made that decision. प्रतीक ने पढ़ाई पूरी की और बड़े होने के बाद ये भी एक एक्टर बने और कुछ फिल्मों में काम करना शुरू किया। लेकिन यहाँ भी इनकी पास्ट लाइफ ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और ये जिस मुकाम को हासिल कर सकते थे वो नहीं हो सका। I did. I unfortunately made very bad choices. I did. You know what? And I won't say I could have done anything differently because I was going through something. जब बड़े होने के बाद इनकी शादी हुई, इनकी पास्ट लाइफ का असर उस पर भी हुआ और शादी टूट गई। I mentioned there briefly that because I had a failed marriage, I was so adamant about marriage and love. प्रतीक ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तब स्क्रीन पर इनका नाम प्रतीक बब्बर लिखा आता था, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ कि इन्होंने अपने नाम के आगे से बब्बर हटा दिया और सिर्फ प्रतीक लिखने लगे। तब इनकी PR एजेंसी ने एक प्रेस नोट जारी कर इन्फॉर्म किया कि वो केवल प्रतीक के रूप में जाने जाना चाहते हैं और इसका अंक ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या मतलब था समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बताते हैं कि तब नाना नानी के समझाने पर प्रतीक ने अपने बायोलॉजिकल फादर से रिश्ते ठीक करने की कोशिश भी की थी और कपिल शर्मा के शो पर ये राज बब्बर और अपने सौतेले भाई बहनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग की कोशिश करते दिखे थे। सबसे छोटा हूँ मैं तो आई थिंक वो जनरेशन का होना भी चाहिए सर, क्यों ना करें। अब पार्टी कर के छोड़ चुके हैं, बहुत बोर हो चुके हैं। अब मैं घर पे बैठता हूँ, शो देखता हूँ। साथ ही हाल के इंटरव्यूज में भी इस बारे में प्रतीक ने कई बातें बताई। Because I never shared their relationship, even though I've never mentioned this on camera. But yes, I'm very okay to mention. I've never shared. You know, we made amends and tried to form a bond and stuff like that. It was still. लेकिन फिर समय बीता और हाल ही में इन्होंने अपना नाम प्रतीक से बदलकर प्रतीक स्मिता पाटिल रख लिया, जिसके बारे में मई 2025 में एक पॉडकास्ट में खुलकर बातें की और दुनिया को इसकी वजह बताई। But I think finally, because I have now embraced my mother's name fully, I am now called Prateik Smita Patil. Prateik Smita Patil. Yes, it's kind of, she gave her life for me. She deserves it. वो लोग कहते हैं कि अरे आपने बब्बर ड्रॉप किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ स्मिता पाटिल आजमाया है, उसको मैंने एम्ब्रेस किया। यानी पहले पिता का सरनेम लगाया, फिर कोई सरनेम नहीं लगाने का फैसला किया और फिर फाइनली माँ का सरनेम लगा लिया। प्रतीक बताते हैं कि इनकी जिंदगी में इनके पेरेंट्स की कमी 3 लोगों ने पूरी की, इनके नाना नानी और शबाना आजमी ने, जिन्होंने स्मिता पाटिल की मौत के बाद इन्हें अपने बच्चे जैसा प्यार दिया और इन्हें करियर में भी आगे बढ़ने में ढाल की तरह खड़ी रहीं। वो स्मिता पाटिल की कॉम्पिटिटर मानी जाती थी और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया था, लेकिन स्मिता की डेथ के बाद वो इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी शख्स रहीं जिन्होंने प्रतीक को कभी अकेला नहीं छोड़ा। Then I met Shabana ji, and then Shabana ji took me under her wing, and I mean, I not met her, kind of reconnected, if I may. And then she was kind of trying to, you know, prep me up to become an actor and stuff like that. And खैर, अब प्रतीक अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और कई वेब सीरीज और फिल्मों में देखे जाते हैं। इन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशों में लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपनी पुरानी यादों को भूलकर और पेरेंट्स की गलतियों को माफ कर आगे बढ़ेंगे और एक हैप्पी लाइफ लीड करेंगे। लेकिन साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्मिता पाटिल और राज बब्बर के लिए गए कुछ गलत फैसलों की वजह से जहां एक तरफ कई रिश्ते उलझ गए, तो वहीं उनके मासूम बच्चे की जिंदगी पर हमेशा के लिए इसका इतना असर हुआ कि शायद ये आज भी उससे पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। भले ही ये किसी शो पर या पब्लिकली सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करें या गुस्से में बार बार अपना नाम बदलकर प्रतिकार दर्शाने की कोशिश करें, इनके ये कदम इन्हें भी हर्ट करते हैं और इनसे जुड़े इनके करीबियों को भी। बताया जाता है कि महेश भट्ट की फिल्म अर्थ स्मिता पाटिल की जिंदगी पर ही आधारित थी, जिसमें उन्होंने खुद अपनी असल जिंदगी जैसी ही दूसरी औरत का किरदार निभाया था और शूटिंग के दौरान खूब रोया करती थी।
वो भले ही एक ग्रेट एक्ट्रेस और स्ट्रांग महिला के तौर पर जानी गईं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को सही तरीके से प्लान नहीं कर पाईं, जिससे उनकी जिंदगी दुखों, तकलीफों और आलोचनाओं की शिकार हो गई और उनका बेटा इसे कहीं न कहीं आज भी झेल रहा है। दोस्तों, आप इस कहानी को किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमें YouTube के थैंक्स बटन के जरिए हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।